लेकर के आया हूं रेजांगला स्मारक पे, जो कि रेवाड़ी के अंदर ही मौजूद है। लेकिन जो 110 शहीद हुए थे उनमें से 60 शहीद हरियाणा के थे। कि इसके ऊपर जो है वो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, तो ये मतलब सोच कहाँ से उस समय डेवलप हुई और कैसे ये बना? कि भाई वहां कान खुजाने के लिए तिनका भी नहीं नसीब होता। आलू टमाटर हथौड़ों से तोड़े जाते हैं। चाय का पानी 2-2.5 घंटे बाद बॉयल होने के बाद गर्म होता है। बताया कि 1963 में जाकर के इन चीजों का खुलासा हुआ। तो क्या क्या चीजें वहां से पता लगी आप लोगों को, उनकी वीरता के बारे में? बोला जी हम सारा खर्चा उठ लेंगे, चीफ मिनिस्टर से करवा देते हैं, गवर्नर से करवा देते हैं, मगर नहीं, राष्ट्रपति से करवाएंगे। सरकार को और सरों की अगर जरूरत है, 26 करोड़ यादव हैं, 26 करोड़ सर ले लो, हमें अभी भेज दो मरने के लिए, चाहे बिना हथियार के भेज दो चीन के बॉर्डर पे। वो कह रहे हैं ना ड्रैगन आग उगल रहा है, 62 में भी उस ड्रैगन की आग हमने बुझाई थी, आज भी बुझा देंगे अपने खून से। ये प्रधानमंत्री तो पागल हो गया है, ये बात नहीं सुनता, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन आजकल एक मांग उठी हुई है अहिर रेजिमेंट को लेकर, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, इस लॉ को जड़ाए रखा है तो शासन प्रशासन थोड़ा सा हिचकता है, वरना ये कभी भी बुलडोजर चलवा दे, इनका क्या बिगड़ता है। 8-10 साल पहले रेजांगला के बारे में पता लगा है और तब से एक अंदरूनी एक भाव को हो चुके हैं, क्योंकि बताते बताते जो युद्ध था ना, उसको अगर आप भी जानेंगे तो आंखें नम हुए बिना रह नहीं पाएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है और मैं अमित अमन यदुवंशी आप लोगों को अपने जो प्रोग्राम है हमारा उघड़ते पन्ने द हिस्ट्री, उसमें आज लेकर के आया हूँ रेजांगला स्मारक पे, जो कि रेवाड़ी के अंदर ही मौजूद है। और ये स्मारक याद दिलाता है 1962 के उन योद्धाओं की जिन्होंने रेजांगला के अंदर अति शूरवीरता दिखाई थी। उन्हीं के इतिहास को आज हम उघड़ते पन्नों के अंदर देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ जो लिखा हुआ है वो किस प्रकार यहाँ पे लिखा है। हमारा खून भी शामिल है, तज इन्हें गुलिस्ता में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। तो ये एक बहुत ही दिल को छूने वाली लाइन है। हम अंदर चलेंगे और स्मारक को हम जहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं स्मारक के ऊपर जो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है वो आपको पहली नज़र में वहाँ पे नज़र आएगा। और वही सुदर्शन चक्र, इसको जो निशान है वो दिया गया था। अभी ये कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, ये सभी चीज़ें हम जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और बाकायदा यहाँ पे जो नाम है वो आपको नज़र आएंगे और सभी नाम जो भी 1962 के उस युद्ध में शहीद हुए थे वो सभी नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ना सिर्फ एक साइड बल्कि सभी साइड यहाँ पे नाम उनके लिखे हुए हैं। अगर हम दूसरी साइड भी पहुँचते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नाम उनके जो हैं वो भी यहाँ पे अंकित हैं, लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो अहिर समाज के लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। और एक अगर मैं ख़ास बात आपसे करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे साथ में नरेश चौहान जी भी मौजूद हैं, जो कि अपनी एक पुस्तक भी लिख चुके हैं इसी पर, रेजांगला का जो शौर्य रहा है उसके ऊपर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है और उसके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ इस स्मारक को बनाया गया तो इस स्मारक को आप देखें पूरा, इस साइड भी, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि यहाँ भी
जो नाम है वो अंकित हैं। और अब हम उन्हीं के पास चलते हैं और वहीं उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं। ये भी एक जो धरोहर है, वो धरोहर ये भी रेवाड़ी की है। और रेजांगला जहाँ पे इतने लोगों ने अपनी जो शहादत है वो दी है, तो किसी भी रूप में अगर हम कहें कि किसी पूजनीय से कम ये नहीं है। नरेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं, नरेश चौहान जी, तो इनसे भी हम बात करेंगे। बाकी जो समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शौर्य गाथा के पीछे की कहानी क्या है। और इन्होंने तो एक पुस्तक भी लिखी हुई है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रेजांगला शौर्य गाथा, नरेश चौहान राष्ट्रपूत, इन्होंने लिखी। सर आप एक बार हमारे साथ हैं। सर सबसे पहला सवाल यही कि आपने ये पुस्तक लिखी है तो किससे प्रेरित होकर लिखी? 1980 के दशक में शुरुआत में ही हमारे एक्स कुमाऊनी, जो इस इलाके के कुमाऊं रेजिमेंट में, मतलब नाम कुमाऊं है लेकिन कई कंपनियां प्योर अहीर हैं जी। और ये जो 13 कुमाऊं थी और चार्ली कंपनी, ये प्योर अहीर की कंपनी थी। तो जो शहादत हुई इस लड़ाई में, बेशक कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र मिला क्योंकि वो कंपनी कमांडर थे, शहीद हो गए थे, लेकिन जो 110 शहीद हुए थे उनमें से 60 शहीद हरियाणा के थे, 25 शहीद राजस्थान के थे, एक शहीद पंजाब का सफाई कर्मचारी था जी, और 24 शहीद उत्तर प्रदेश के थे। तो जो उनकी पीड़ा थी, एक्स जो अफसर थे, जवान थे, जो उस टाइम मोर्चे पे बेशक ना हो लेकिन दाएं बाएं उनकी ड्यूटी थी जी। तो उन्होंने कि भाई हमारा इतना बड़ा शौर्य पराक्रम हुआ और हमारा कोई रेजिमेंट नहीं, हमारे कंधे पर अहीर का नाम नहीं, वो भी कुमाऊं का। और उस टाइम पाली गांव के कप्तान साहब थे किशोरी लाल साहब, जी, जी। 13 कुमाऊं में थे। एक जिनको हम जिंदा दस्तावेज कहते थे, कप्तान बलवंत सिंह माजरा शौराज के, ठीक है। उन्होंने अनेक इंटेलिजेंस कोर्स और वो सारी चीज़ें की हुई थी। इन 2-3 आदमियों के बहुत पीड़ा थी कि भाई ये चीज़ किसी तरीके से हाईलाइट तो होनी चाहिए जी, जी। और उस टाइम जैसे आज आप मीडिया इतना मुखर है और इतना एक्सप्लोसिव है, जी, जी। उस टाइम कारगिल लड़ाई से पहले आर्मी की सिविल में, रेवाड़ी नॉन कंटोनमेंट एरिया है, आर्मी की सिविल में बात करना, जी। जवान जब छुट्टी पे आता था, अफसर जब छुट्टी पे आता था तो वो अपना रेजिमेंटल और अपनी नेम प्लेट हटा के सिविल में आता था। तो इतनी भारी सेंसरशिप थी। तो किशोरी लाल साहब ने, जब बलवंत साहब ने उनसे कहा कि साहब इस चीज़ को कहीं अखबारों में भी आना चाहिए, जी। तो किशोरी लाल साहब ने कहा हमारे गांव का राम मेहर दिल्ली बैंक में क्लर्क लगा हुआ है, मैं उससे कहता हूँ। उन्होंने उसको कहा और राम मेहर ने 1963 में ही, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम तो फरवरी 1963 में उजागर हुआ जब इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मदद से हम वहाँ ऊपर गए और उनके पार्थिव शरीरों को खोज के नीचे लेकर आए। उस टाइम भारत सरकार ने, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान था ये, तो मीडिया को भी, नेशनल मीडिया को भी वो अपने साथ लेकर गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो वीर अर्जुन अखबार, उस टाइम हिंदी का हिंदुस्तान, वीर अर्जुन और उर्दू का प्रताप, मेल, ये अखबार ही गिने चुने चलते थे। तो वीर अर्जुन अखबार का के नरेंद्र संपादक था, वो भी साथ था। उसने वो सारी घटना देखी, क्योंकि चुशूल से चलते ही एक गोरखाज का भी मेमोरियल है और फिर चुशूल से कोई
22 किलोमीटर आगे ये अहीर धाम, वहाँ रेजांगला मेमोरियल बना हुआ है जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था। क्योंकि कारगिल से पहले शहीदों के पार्थिव शरीर उनके गांव बस्ती में नहीं लाए जाते थे। बेशक मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से वो जोधपुर ले जाया गया था। तो उसने लिख दिया कि गोरखाज ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और ये वो कुमाऊनी को भी भूल गया, अहीरों को भी भूल गया। तो राम मेहर ने, आज कल इतना वो नहीं है, अखबार वाले विज्ञापन पर ज़्यादा जोर देते हैं। पाठक के नाम जो पत्र संपादक को लिखे जाते हैं, तो राम मेहर ने के नरेंद्र को लिखा कि साहब आप गलती कर रहे हो, वो गोरखा नहीं थे, वो मैदानी इलाके के अहीरवाल के अहीर रणबांकुरे थे जिन्होंने ये पराक्रम किया। और वो अखबार में उसने 1 महीने बाद सेंसर बोर्ड को भेजने के बाद, कन्फर्म होने के बाद, उसने माफ़ी मांगी अपने अखबार में और वो पत्र राम मेहर का छापा। इसी तरह राम मेहर ने हिंदुस्तान में, जहां आज एडिटोरियल पेज की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, पर आज के पत्रकारिता में एडिटोरियल पेज पर भी विज्ञापन छपते हैं। उस टाइम ये जो घनश्याम दास बिड़ला, मालिक हिंदुस्तान हिंदी के अखबार का, उसके लेख के बगल में राम मेहर का लेख छपा कि चीनी का चुशूल में चाय पान का सपना अहीरों ने चकनाचूर किया, और वो पूरा आर्टिकल उस पर छपा। वो सारी चीज़ें हमने इस किताब में दी हैं। तो वो चीज़ें जब उजागर होने लगी, और यहाँ भी नवल किशोर रुस्तगी सीनियर मोस्ट पत्रकार, अब तो चले गए, शशि यादव लिखती थी, उन्होंने डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव, रघु यादव, इन लोगों ने अहीर रेजिमेंट के नाम से एक मुहिम शुरू करी। और उस चीज़ को जब अखबारों में ये बातें आने लगी, तो क्योंकि परमवीर चक्र का भी नाम आता था, तो मैं 1978 में वकालत मैंने शुरू करी थी। तो हमें महापुरुषों का, इन शौर्य पराक्रम की चीज़ों का शुरू से ही कॉलेज टाइम से शौक़ था कि भाई ये चीज़ें नई पीढ़ी में, और जब ये इलाका हमारा सैनिकों की खान है तो ये चीज़ें क्यों छुपी रहें। तो उस चीज़ को हमने 18 नवंबर 1983 को टाउन हॉल में एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में ये दिन सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना मैं बता रहा हूँ, उस टाइम कर्नल राम सिंह यहाँ से लोकल एमएलए थे जी। और हरियाणा सरकार में मंत्री भी थे, वो फौजी भी थे और काफ़ी दबंग राजनीतिज्ञ थे जी। वो रशिया वगैरह गए थे, उन्होंने देखा कि भाई वहाँ रशिया में मंदिर और ये नहीं है, हर गांव बस्ती के बाहर एक शहीद स्मारक है, तो लोग वहाँ धोख खाते हैं अपने शुभ कार्यकरणों से पहले। तो कर्नल राम सिंह ने हमारे इस अभियान को पूरा संरक्षण दिया और उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। जैसे ही हमने 1983 में, 1984 में कार्यक्रम किया, 1985 में उन्होंने 18 नवंबर से पहले ही यहाँ मेमोरियल का पत्थर गाड़ दिया कि भाई यहाँ वार मेमोरियल बनना चाहिए। सर यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है वो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, तो ये मतलब सोच कहाँ से उस समय डेवलप हुई और कैसे ये बनाया? ये हम बता रहे हैं ना कि जो ये लोग अब ये कुमाऊं का एक नारा है, मतलब जैसे हर एक बटालियन का वो उद्घोष होता है, तो राजपूत रेजिमेंट का वीर भोगे वसुंधरा, मतलब इसी तरह इनका भी दादा कृष्ण की जय हो, मतलब वो उस भगवान कृष्ण को अपना वो मान के, और रण क्षेत्र में भगवान कृष्ण का हथियार सुदर्शन चक्र था, जो उन्होंने रथ के पहिए को ही
घुमा के सुदर्शन चक्र बना दिया। तो हमने फिर इस चीज़ को कप्तान बलवंत सिंह और ये सब लोग जुड़े हुए थे एक टीम के नाते कि भाई हमारा ये लोगो ये सुदर्शन चक्र होगा, तो ये हमने अपना सुदर्शन चक्र अडॉप्ट किया। तो उस समय पे जब वहाँ पे ऊपर आपने बताया कि 1963 में जाकर के इन चीज़ों का खुलासा हुआ, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ से पता लगी आप लोगों को उनकी वीरता के बारे में? क्योंकि आजकल तो बताया जाता है कि उनके पास तो हथियार तक ख़त्म हो गए थे, तो उसके बावजूद भी गोलियाँ ख़त्म होने के बाद बटों से मारा या सर भिड़ा करके मारा, तो कैसी लड़ाई थी? देखो, यही एक दुर्भाग्य है। आज हीरक जयंती वर्ष चल रहा है इस लड़ाई का, और जनरल जे सिंह 2 जनरलों से पहले वो रिटायर हुए थे। उन्होंने रिटायरमेंट वाले दिन कहा था कि हमें 1962 की लड़ाई के डॉक्यूमेंट्स डिकोडिफाई कर देने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ गलती हुई और कहाँ हम मार खा गए और कहाँ हम आगे बढ़े। तो वो चीज़ें आज तक डंप पड़ी हैं सरकारी रिकॉर्ड में। उन चीज़ों का अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी उजागर नहीं हुआ है, चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। ये बातें तो जैसे जैसे ये बैटल सर्वाइवर्स, मतलब 110 शहीद हो गए थे, 17 उस लड़ाई के सर्वाइवर्स बचे, उसका भी हमने इसमें पूरा वर्णन दिया है। उन 17 में से मतलब 1 दर्जन रेवाड़ी के थे। क्या बात। और उन लोगों में 8 वीर चक्रा मिले इस बैटल में, तो 2 जिंदा को मिले वीर चक्रा और 6 मरणोपरांत को मिले। तो दोनों जिंदा वीर चक्रा रेवाड़ी जिले के थे। इसके अलावा 3 मरणोपरांत वो भी रेवाड़ी जिले के थे। 1 राजस्थान का था और 1 नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया जाट वो सोनीपत का था। तो रेवाड़ी तो एक किस्म से इस शौर्य की, पराक्रम की, मतलब और सारी चीज़ों की इस पूरे अहीरवाल का केंद्र बिंदु है। और रेवती नगर भी है ये, मतलब कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से उस विरासत को संजोए हुए है रेवाड़ी। तो उन लोगों ने जो जो बताया वो हमने, कहते हैं ना, ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी सच्चाई, वो संजो के इस पुस्तक में हमने डाली है। क्योंकि हम 40 साल से, और मेरा सौभाग्य है कि मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी होते हुए अब तक इस बात को खींच रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ी सिविलियन होते हुए खुशी होती है कि भाई हम फौज में ना जा पाए हों, लेकिन ना जाने के बावजूद उतनी ही सेवा कर रहे हैं। आजकल तो आपको लोग राव नरेश चौहान भी कहने लगे। आजकल नहीं, मतलब हमें लगा कि भाई ये चीज़ें जब कप्तान बलवंत सिंह बताते थे कि भाई वहाँ कान खुजाने के लिए तिनका भी नहीं नसीब होता, आलू टमाटर हथौड़ों से तोड़े जाते हैं, चाय का पानी 2-2.5 घंटे बाद बॉयल होने के बाद गर्म होता है, ऑक्सीजन के बिना वहाँ मूवमेंट नहीं हो सकता। और वहाँ हमारे इन मैदानी इलाके के शाकाहारी इन रणबांकुरों ने अपने से ज़्यादा सुसज्जित सैन्य हथियारों से, आधुनिक हथियारों से लैस, और वहाँ की आबो हवा के एक किस्म से आदि चाइनीज़ को एक ने 10 को मारा, फिर गिर गए होश का, मतलब ये गाना भी इस बैटल पर है। तो हमने कहा कि साहब हम सिविलियन भी वहाँ होके आएंगे। फिर उन्होंने आर्मी से बात करी तो वो बोले कि जी मैक्सिमम 40 साल का आदमी वहाँ अलाउड है, क्योंकि उसका वेदर एक्वेटाइजेशन करवाएंगे और फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं उस टाइम 50 के आसपास था, 2007 की बात है ये। बाबा मैं तो ज़रूर जाऊंगा ना मेरे कोई बीमारी है ना कोई, और हम तो इस अभियान से जुड़े हैं। तो बोला जी चलो आप
बाकी हम 4 लोग सिविलियन, 2 शहीद परिवारों के बच्चे थे, एक डॉक्टर अतुल, एक रमेश राव पायलट, मतलब हम 5 वहाँ गए और वहाँ से हमने सारा नज़ारा देखा। तो हमने सोचा कि भाई इनके पार्थिव शरीर गांव में नहीं गए तो हम यहाँ से क्या चीज़ लेके चले। हमने एक थैले में उस माटी को एक किस्म से अस्थि कलश के रूप में वहाँ समेटा और हमने सोचा कि भाई अब इस कलश को, अच्छा वो कहाँ रखा हुआ है? वो हमारे पास ही है, कुछ इसमें हमने मिट्टी मिला दी और कुछ वो, क्योंकि अभी हमारा उत्तर प्रदेश के गांवों में जाना बाकी है। राजस्थान के गांव में हम होया है, हरियाणा के गांव में हम होया है। तो जब उस कलश को हम इंडिया गेट अमर जवान ज्योति से आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर ने 7 सितंबर 2007 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की अनुकंपा से वो रवाना किया, तो जब गांव बस्ती वालों को पता चला कि हमारे इन शहीदों ने, जवानों ने तो बहुत बड़ा पराक्रम किया, जी जी, वो लोग तो समझते थे कि ये वैसी जैसे रूटीन की लड़ाई है। तो उस टाइम भी रात हो जाती, हमें कहीं बारिश हुई, कहीं कुछ हुआ, तो लोगों के जहन में आम आदमी कि भाई ये नरेश चौहान भी यादव ही है, वरना आजकल जात पात के नाम पर राजनीति ने इतना समाज को बांट दिया है कि भाई इसे क्या पड़ी, ये क्यों इस कलश यात्रा को लेके चल रहा है। तो उस टाइम से ही मेरे को यादव भी, राव भी तो ये तो अब 15 फरवरी को इस पुस्तक का जब विमोचन हुआ तो उस टाइम भी कि मैंने भी अपने एक किस्म से एक साहित्यिक तकिया कलाम के रूप में राजपूत से बढ़ के मैंने राष्ट्रपूत इसमें लिखा है। तो जब वो लोगों ने कि वही आप तो राष्ट्रपूत से आगे राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत हो, तो ये एक अपनापन लोगों का है। अच्छा एक चीज़ और सुनी है मैंने वहाँ पे उन योद्धाओं के, उन वीरों के बारे में कि जो विपक्षी सेना थी उन्होंने भी उनका सम्मान किया, उनके शवों का उन्होंने सम्मान किया। तो इस बारे में आपने अपनी पुस्तक में क्या लिखा? क्योंकि वो अभी हम RTI लगाई है, वो पिक्चर हमें नहीं मिल पाई है कि जो चाइनीज़ मतलब राइफल की संगीन गार्ड के और हेलमेट ऊपर रख के, जैसे अमर जवान ज्योति पे एक सिग्निफिकेंस है, तो वो सिंह राम के, सूरजा के या किस हमारे शहीद के वहाँ रख के गए थे। तो वो हमारे धवाना लवाना के हैं कर्नल राजेंद्र सिंह, उन्होंने RTI लगा मतलब के, ये तो प्रूव है लेकिन कि वहाँ पे किया जरूर था, लेकिन किसके ऊपर किया था ये नहीं पता। तो जब तक कोई हमारे हाथ में, मैं कह रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट ना आ जाए, तो अब कहने को कोई सूरजा का नाम ले देता है, कोई सिंहराम का नाम ले देता है, लेकिन अगर हमारे पास सही एक चीज़ हो तो हमने उस चीज़ को इसलिए थोड़ा सा वो अवॉइड किया है। आपकी तो एज भी फ़िलहाल काफ़ी है, आपने तो काफ़ी लड़ाइयों के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा काफ़ी चीज़ें, क्योंकि उम्र आपकी उस हिसाब से। तो अब अगर मैं आज की बात करूं तो आप इस लड़ाई को कैसे देखते हैं, उन सभी लड़ाइयों के बीच में मतलब कैसी रही होगी ये लड़ाई? देखो, इस लड़ाई का मेरे कहने से या और किसी के कहने से इतना वो नहीं होता जितना आज इस बैटल को ऑफिशियली बेशक सरकार ने या किसी ने नहीं माना हो, लेकिन विश्व ने, भारत सरकार ने अभी उसको नहीं डिकोडिफाई किया। हेंडरसन रिपोर्ट विदेशियों ने उसको उजागर कर दिया है। तो ये तो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित हो चुकी है कि ये अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैटल्स, कि ये तो विश्व की सैन्य इतिहास में अनपैरेलल है। मतलब अपने से 10 गुना ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में
साधनों के अभाव में मौत के घाट उतार कर और अपना सर्वोच्च बलिदान देना, ये दुर्भाग्य हमारे राजनेताओं का, हमारी राजनीति का। मतलब 21 आदमियों ने सारा गढ़ी की लड़ाई में शहादत दी थी। वो ब्रिटिश एरा था, 21 के 21 को ब्रिटिशर्स ने अवार्ड दिया और उस चीज़ को पंजाब सरकार किसी भी पार्टी की हो एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना दिया और बहुत गरिमा प्रदान कर दी। लेकिन उससे 10 गुना बड़ी लड़ाई को हरियाणा सरकार, भारत सरकार अब तक नहीं मान्यता दे पाई। मैं वही चीज ये सब चीजें हमने आपस में कंट्रीब्यूशन करके कर्नल राम सिंह का जो एमपी का फंड था वो लगवा के धक्के से ये सारा काम हम करवा रहे हैं। तो वो यहाँ हमारी समिति का, हमारे समाज का, इलाके का एक किस्म से, क्योंकि ये हमने लौ बुझने नहीं दी जी, इस लौ को जलाए रखा है, तो शासन प्रशासन थोड़ा सा हिचकता है। वरना ये कभी भी बुलडोजर चलवा दें, इनका क्या बिगड़ता है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर में भजनलाल जी आए हुए हैं, भजनलाल जी के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आए हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर यहाँ, और आर्मी के तो वाइस चीफ, डिप्टी चीफ, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, आर्मी कमांडर्स, मतलब हर साल 1-1, 2-2 और एक बार तो 5-5 सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ आए थे। राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को आप जो बता रहे हो ना, हमने 1998 में यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई और हमारा यही ध्येय था कि भाई महाराणा का कद जितना बड़ा है, राष्ट्र पुरुष है, महापुरुष हैं, कि हम राष्ट्रपति से इसका अनावरण करवाएं। वो हमारी लेटर पहुंच गया, बंसीलाल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, वो लेटर फिर चीफ सेक्रेटरी के पास आया, चीफ सेक्रेटरी के पास यहाँ डिप्टी कमिश्नर के पास आया, डिप्टी कमिश्नर शायद रजनी शेखर सिब्बल थी उस टाइम, वो भागी भागी आई, बोला जी आपने हमें कहाँ किस मुसीबत में डाल दिया। मैं भाई क्या हुआ? बोला मेरी तो नौकरी चली जाएगी अगर राष्ट्रपति के कार्यक्रम में थोड़ी सी भी कोई चूक हुई। मैं भाई हमने अब ये तुम जानो तो। बोला जी हम सारा खर्चा उठ लेंगे, चीफ मिनिस्टर से करवा देते हैं, गवर्नर से करवा देते हैं। मगर नहीं, राष्ट्रपति से करवाएंगे। तो बोला जी हम इसको कैंसिल कर देते हैं कि भाई यहाँ फिजिबल नहीं। मगर वो आपकी मर्जी है। उन्होंने वो टर्न डाउन कर दी। फिर हमने, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था वेंकटरमन के सामने, वो हार गए थे, तो हम भाई चलो उस लेवल का आदमी तो है। फिर डॉक्टर करण सिंह को बुला के हमने उसका अनावरण कर। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हर साल लोग पहुंचते हैं और आप जैसे लोग तो आज भी योद्धा बने हुए हैं इस स्मारक के लिए भी। लेकिन आजकल एक मांग उठी हुई है अहीर रेजिमेंट को लेकर के, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने बताया ना आपको कि इसका एक किस्म से जन्म ही अहीर रेजिमेंट मूवमेंट की बात से हुआ। अब क्योंकि हमने एक लाइन पकड़ ली कि हमने इनको पुजवाना है, तो ये पुस्तक भी और हमारी ये कवायद भी अहीर रेजिमेंट बनने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन हम हर जगह नहीं चाहते कि हम ही आगे हों। अब हमारा जो ध्येय था, तकरीबन इन शहीदों के गांव में इनके स्मारक बन गए हैं। राजनेता भी अपने स्वार्थ, नफ़ा नुकसान देख के कभी मना लेते हैं रेझांगला दिवस, कभी नहीं मनाते हैं। तो ये अलख जो है ये पूरे इस इलाके में तो कम से कम जाग गई है। तो हम, एक होता है आर्मी में फायर स्पोर्ट, हम अहीर रेजिमेंट मूवमेंट को फायर स्पोर्ट दे रहे हैं शुरू से भी आखिर में। और 15 फरवरी को यहाँ जो इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ था, उसमें साहित्यकार, पत्रकार, सब शेड के आदमी मौजूद थे। बाकायदा हाथ उठवा के प्रस्ताव पास करके अहीर रेजिमेंट के समर्थन दिया है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, क्या अभी ये मांग उठी या उस समय भी
जब मैं पता कह रहा- लगा था तो उस समय भी क्या पहली बार कब आया था मैंने ये? बताया आपको कि ये पीड़ा तो 63 से ही चल रही थी, जी लेकिन कोई सूत्रधार नहीं मिल पा रहा था। जी राम मेहर का मैंने जिक्र किया, उसने बेचारे ने जो जिसकी जितनी हैसियत थी, लेकिन 80 के दशक में नवल किशोर रुस्तगी जैसा पत्रकार मिला, शशि यादव ने अपनी कलम चलाई, रघु यादव ने, डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव, मतलब इन लोगों ने अपने आप को झोंक दिया कि नहीं भाई ये बात सही है। तो वो चीज फिर अखबारों में हाईलाइट हुई, उससे हमें एक नई चीज मिली कि भाई ठीक है, ये रेजिमेंटल बात, सड़क की बात ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक और रहस्य और एक बहुत बड़ी कुर्बानी और एक बहुत बड़ा अध्याय छुपा हुआ है। हम उसको ना ओझल होने दें। जी जब हमने इस अभियान को, रेजिमेंट बन रही है, नहीं बन रही है, आज बनेगी, कल बनेगी, लेकिन ये रेजांगला की शौर्य गाथा आज हिंदी स्पीकिंग एरियाज में भी, अहीरवाल को आप छोड़ के झज्जर से आगे निकल जाओ, रेजांगला शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाएगा कोई। तो ये बात हमने अब विश्व के पटल पर रेजांगला को रख दिया है, तो ये भी एक कम बात नहीं है। जी आज का जो युवा है, आपने अभी बताया कि नाम भी नहीं बोल पाते लोग, तो बिल्कुल। इतिहास कहाँ जानते हाँ। होंगे। तो आज का जो युवा है वो मतलब कैसे जाने इन चीज़ों को, कब कहाँ कैसे पहुँचाया जाए उन तक, और वो क्या सीख ले। आपने बहुत अच्छी बात करी। हमने इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए, ये नवंबर में जैसे पुस्तक आ गई थी, और इसकी भूमिका में भी, प्रस्तावना में भी मैंने भी अपनी बात की, भाई इस पुस्तक का हमारा ध्येय कोई व्यवसाय या व्यापार का नहीं है। हम चाहते हैं कि नई जनरेशन जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, यहाँ हमारी समिति के माध्यम से ही 1983 से ही हमने सैनिक स्कूल अभियान छेड़ दिया था, जब महेंद्रगढ़ की नारनौल की रैली में कि भाई यहाँ बनेगा, लेकिन 25 साल लगे, हमने संघर्ष जारी रखा, पर सैनिक स्कूल खुल गया। तो वो चीज़ें स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में ये लड़ाई शामिल होनी चाहिए। तो हमने चीफ मिनिस्टर को भी 2 कॉपियाँ भेज दी लोकार्पण के लिए कि भाई आपसे हम चाहते हैं कि भाई लोकार्पण मुख्यमंत्री करेगा तो इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होगी। उनका मैसेज आया कि जी गुड़गांव में आता रहता हूँ, वहाँ आ जाओ, लोकार्पण कर देंगे। हमने कहा कि हमारा लोकार्पण का फोटो अखबार में छपवाने से और इस पुस्तक की पब्लिसिटी से मतलब नहीं है। हम चंडीगढ़ भी आ जाएंगे, लेकिन आप ये प्रॉमिस करो कि इस पुस्तक को, इस बात को हरियाणा के स्कूल पाठ्यक्रम में लागू करवा देंगे, जब तो फ़ायदा है। बोले जी ये तो देख के पता करेंगे। मगर बस तो ये नहीं हो सकता, तो हम इन शहीदों के जब पार्थिव शरीर, 1 हफ्ते का वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, 2-3 बार में वो खोज के लाए गए शव, और उनको जब एक लाइन में लगाकर मुखाग्नि दी, नंगली गोदा के सूबेदार हरी सिंह, 6.25 फुट हाइट थी, 200 पाउंड वजन था, सीनियर मोस्ट थे वो फिर 13 कुमाऊं के। उन्होंने जब इस फटीक को अपने कंधों पर, अपने उससे, और वो नंगली गोदा और आसपास के गांव अलवर के आपस में रिश्तेदारी, चाचा भतीजा, जीजा साड़ा, 2 सगे भाई, मतलब एक गांव के 3, कई गांव के 2-2 शहीद हुए। तो अपना जिसमें दर्द होता है ना, तो आदमी का कलेजा फट जाता है। और 15 फरवरी को सूबेदार हरी सिंह वहीं कोलैप्स हो गए, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी वीर नारी श्रीमती शांति देवी, 95 साल की उम्र है, वो अभी जिंदा हैं। तो हमने 15 फरवरी को
इस पुस्तक का लोकार्पण श्रीमती शांति देवी के हाथों करवाया, तो ये एक मैं समझता हूँ कि नई चीज़ जाएगी आज की जनरेशन में। उस दिन भी 15 फरवरी को भी इस अभियान की भाव को समझते हुए बहुत से लोगों ने, हमने कहा कि भाई हम इसको एक किस्म से कैंपेन के रूप में चलाएंगे कि आप जो आदमी इसका शौर्य साहित्य दूत बनना चाहे वो खुद पुस्तक खरीदे, 10 खरीदे, 20 खरीदे, 30 खरीदे, अपने गांव के लाइब्रेरी में, स्कूल में, पंचायत घर में, सरकार करे ना करे, लेकिन ये बीड़ा अब हमें खुद उठाना पड़ेगा। और मोमेंटो देते हैं हम फंक्शन में, मोमेंटो की बजाय गिफ्ट में ऐसा साहित्य और ये पुस्तक हम भेंट करें खरीद के, तो नई जनरेशन में ये बात जाएगी। अच्छा, आज के दिन जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी लोग कहते हैं और हम मानते भी हैं। यहाँ हरियाणा ने, ना सिर्फ पूरे देश ने, हरियाणा ने भी यहाँ की जितनी भी आप अगर लोकसभा की सीटें देखेंगे तो 10 की 10 सीटें अब की बार दी हैं उनको राष्ट्रवादी मानते हुए। और ये कौम जो राष्ट्रवादी कौम कभी से रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ भी युद्ध हुआ था यहाँ, तो वो भी युद्ध हमने लड़ा है यहाँ पे, तो उसके बावजूद भी एक राष्ट्रवादी सरकार राष्ट्रवादी लोगों को हक नहीं दे पाई। हमने प्राइम मिनिस्टर को भी, मोदी जी को भी, क्योंकि मोदी जी को जब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो मोदी जी की पहली रैली 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में सैनिक सम्मान रैली के रूप में, बीजेपी की रैली नहीं थी, और उसमें भी ये रेजांगला बैकग्राउंड में था। डॉक्टर अरविंद यादव, हमारे जो संरक्षक हैं कर्नल रणबीर सिंह, इनको लेकर और वो दिल्ली गए थे कि जी इस तरह की रैली है, तो कर्नल साहब ने, कर्नल विजय सिंह कौशल ने, हमने साफ कह दिया था कि ये बीजेपी की रैली नहीं होनी चाहिए, ये सैनिक सम्मान रैली होनी चाहिए, जब तो हम स्वागत। और वो हमारे पास भी रिकॉर्ड है, आप भी देख लेना, वो बीजेपी की रैली नहीं थी, लेकिन राजनीतिक लोग इस्तेमाल करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो, उनकी राजनीति है। उन्होंने तो डॉक्टर अरविंद यादव को भी यूज एंड थ्रो करना चाहा, लेकिन वो कमिटेड था, वो अपने चिपका रहा कि भाई वो, क्योंकि जिस दिन रैली हुई उस दिन एक किस्म से उस रैली पर बीजेपी छाई हुई थी। कर्नल रणबीर सिंह, हमारे संरक्षक, वो अलवर एक आर्मी के फंक्शन में चले गए, बोले यार ये तो इन्होंने काम ही उल्टा कर दिया, सैनिकों के सम्मान की बजाय बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। तो फिर भी हमने तकरीबन 2-3 साल लगातार प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा और उनको याद दिलाया कि अब तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, एक बार जहाँ से शुरुआत करी थी वहाँ आपको आना चाहिए। पत्र का जवाब तक नहीं आया। तो ये तो इनका राष्ट्रवादीपन। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो लोगों की आज फास्ट फूड जनरेशन है, तो ये 7-8 साल भी बर्दाश्त कर गए हैं, बस लोगों की बर्दाश्त का मादा नहीं है। तो जैसा जो करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो अब आगे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब तो आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन अब आगे अगर हम लेटर्स के हिसाब की भी बात करें तो क्या कदम उठाए जाने हैं? क्या प्रधानमंत्री को दोबारा से याद दिलाने की ज़रूरत है? क्या रक्षा मंत्री को दोबारा से याद दिलाने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं उनके कंधे पर उनका नमक निशान होना चाहिए? 2 बात है कि जैसा महाभारत काल से ही इस कौम का एक इतिहास रहा है, तासीर रही है। अब अम्बाड़ा में कोई लड़ाई नहीं हुई जी,
लेकिन कह रहे 30 करोड़ का, 50 करोड़ का। वहाँ एक वार म्यूजियम बना रही है हरियाणा सरकार। हम उनको भी लिख चुके कि भाई वहाँ बढ़ाओ, नसीबपुर को क्यों भूल रहे हो? लड़ाई तो नसीबपुर में हुई थी जी, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? तो हमारा इलाका, हमारी कौम सीढ़े स्वभाव की है, तो हमारे उस स्वभाव का, हमारी उस तासीर का, हमारी उस संस्कृति का सही आकलन सरकार नहीं कर पा रही है। तो नहीं कर पाएगी समय रहते। तो आज आपके माध्यम से मैं मीडिया जगत को भी जगाना चाहूँगा। जी, SYL का मुद्दा हो, चंडीगढ़ का मुद्दा हो, जब जब चुनाव आता है सब लंबे चौड़े झंडे लेके और खड़े हो जाते हैं। लेकिन 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ के मसले पर अगर कहीं खून बहा है तो रेवाड़ी में 6 नौजवानों को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा था। आज तक किसी ने उस बात को उजागर नहीं किया। और दुर्भाग्य ये था कि 1970 में लोग डरते थे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे घर भी सील हो जाएंगे। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक उड़ा दी, उनकी FIR तक उड़ा दी, और उनका कोई रिकॉर्ड, बार बार हम RTI भी लगा चुके हैं उस मामले में, लेकिन लेफ्ट राइट कर जाते हैं। तो ये मैं याद दिला रहा हूँ कि अगर पानी सर से ऊपर उठेगा तो ये ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं और उबाड़ भी बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा, यहाँ के जो लोकल नेताओं की अगर मैं बात करूँ, आपने अभी बताया कि जो जनता है वो सीले स्वभाव की, मतलब ठंडे स्वभाव की है, तो क्या इसी चीज़ का वो फ़ायदा यहाँ के नेता उठाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि ये लोग जो भी प्रतिनिधित्व करता है यहाँ से, अगर राजनीतिक तौर की बात करें, तो क्या उन लोगों की मानसिकता के तौर पे उनको देखा जाता है कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, ये तो तुम्हारी गुलामी करने के लिए यहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल सही बात है। मतलब उस हमारी तासीर का हमारा जनप्रतिनिधि भी लाभ उठाता है, और जो थोड़ा बहुत कुछ करता है, अब जैसे रघु यादव ने एक मुहिम, तो आदमी का कई बार भाग्य भी साथ नहीं देता। तो रघु यादव जैसे वो ज़रा जल्दी कर गए, मतलब बहुत तेज़ी दिखा गए, और वो ट्रैक से उतर गया। मतलब तो एक बार जो आदमी ट्रैक से उतर गया दोबारा नहीं चढ़ पाया। कर्नल राम सिंह, राव बीरेंद्र सिंह, मतलब ये राव और एंटी राव आपस में ही उस चीज़ का फ़ायदा चीफ मिनिस्टर को और उनको होता रहा, तो वो वहाँ उलझे रहे। तो इसलिए हमारे राजनेताओं को भी भगवान सद्बुद्धि दे। और वो आपको याद हो अभी ये किसान आंदोलन में जी जी सतपाल मलिक गवर्नर, आज भी गवर्नर है जी, और वो गवर्नर हाउस में बैठ के गवर्नर होता हुआ बोला मैं पहले जाट हूँ, मैं पहले किसान हूँ। ये प्रधानमंत्री तो पागल हो गया है, ये बात नहीं सुनता, इसका दिमाग खराब हो गया है। मतलब वो ऐसी भाषा बोलता है, और वो कहता है कि जिस दिन ही नहीं लगे कि भाई ये बोझ हो गया है, मैं फट इस्तीफा दे दूंगा। हमारे मंत्रियों को भी, हमारे संतरियों को भी ये रुख अपनाना पड़ेगा कि भाई बात सुनते क्यों नहीं हो, हाँ या ना का जवाब दो। अच्छा। बन सकती है, नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती तो ये अपनी संभालो बिसात। जनता ने हमें चुन के भेजा है, फिर चुन के भेज देंगे, नहीं भेजा तो हमारी पेंशन पक्की है, लेकिन रिकॉर्ड इतिहास में लिखा जाएगा कि हाँ इसने कौम के लिए, रेजिमेंट के लिए इस्तीफा दिया। अच्छा, हमने किसान आंदोलन में देखा वहाँ की, जहाँ आपने अभी बात की, जिस क्षेत्र की आप बात करें, वहाँ पे नेताओं के, ना सिर्फ छोटे नेताओं तक के तो गिरेबान तक वहाँ पकड़े गए हैं। और अगर मैं बड़े नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की बात करूँ, तो उनके हेलीकॉप्टर तक वहाँ नहीं उतरने दिए गए, हेलीपैड को उखाड़ दिया गया। तो क्या यहाँ के नेता भी उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं?
मैं कह रहा हमारी तासीर नहीं, हमारी संस्कृति नहीं, हमारी वो तासीर और संस्कृति नहीं कि ये कौम कमेरी है, मतलब ये लुटेरी नहीं है जी। कमेरे और लुटेरे में एक फर्क होता है। कमेरा आदमी कमा के कोई चीज हासिल करना चाहेगा, लुटेरे आदमी लूट के और धींगा मस्ती से कोई चीज करना पाएंगे। तो ये एरिए का, कौम का फर्क है। बातों में बहुत बड़ी बात आपने कह दी। बड़ी नहीं, हम सच्ची बात। और यहाँ इस सिविलियन धाम में भी खड़े होके कोई डुप्लीकेसी करे तो भाई लानत है उसे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने मतलब इतनी जानकारी यहाँ पे दी है, अगर हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएंगे तो उनके लिए इतना बहुत ज़्यादा और इतना काफ़ी है। अगर इन चीज़ों को वो समझ गए जिस दिन, तो अपने हकों के लिए, अपने हुकूक के लिए खड़ा होना वो सीख जाएंगे। बिल्कुल सीखना चाहिए। हमारा तो यही है, अब 66 साल की उम्र हो गई है और मेरे को 45 साल इस सामाजिक कार्य में लगे हो। सरकार मेरी बदली नहीं कर सकती, मेरी नौकरी नहीं हटा सकती, मेरी पेंशन नहीं बंद कर सकती, और कुछ करेगी तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं। हम कहीं भी कोई भी यातना सहने को हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सभी लोग, इनसे भी हम बारी बारी जानने की कोशिश करेंगे। सर आप भी एक बार यहाँ आ जाएं। ये लोग भी यहाँ पे इसी स्मारक के ऊपर मौजूद हैं और हर साल यहाँ पे आते रहते हैं, तो इन सभी को इन चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर होगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं इन लोगों से आपके लिए जानकारी जुटाने की अभी कोशिश करूँगा। सर आप बताएं, यहाँ पे स्मारक पे हर साल आप आते होंगे, तो अहीरों का जो बलिदान है, यहाँ तो 1962 की जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसका एक स्मारक बनाया गया जहाँ पे कि सभी लोगों के नाम तक अंकित हैं। तो आप इस शौर्य को कैसे देखते हैं? जी, मन में ना एक टीस सी है, और वो ना तो हमें चैन से खाने देती है, ना चैन से सोने देती है। वो टीस यही है कि जिस हिसाब से हमारे इन रणबांकुरों ने अपने इस भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसको हम अपने मतलब मुख से, अपने शब्दों से बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उनकी, जो आपने पूछा अभी 18 नवंबर को, कि अभी जैसे इस स्मारक का जब से शिलान्यास हुआ है कि भाई 26 जून 1985 से, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। और जैसे हमें रेवाड़ी वासी हैं, हम ये देख रहे थे कि ये रेवाड़ी में होते हुए, और ना हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें बताया गया रेजांगला के बारे में, ना हमारे गांव में किसी हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बताया रेजांगला के बारे में, और ना ही हमारे किसी जो हमसे वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, ना हमें उन्होंने बताया रेजांगला के बारे में। हमें कुछ ही सालों पहले, मैं कहूँ तो 8-10 साल पहले रेजांगला के बारे में पता लगा है, और तब से एक अंदरूनी एक भावुक हो चुके हैं, क्योंकि बताते बताते जो युद्ध था ना, उसको अगर आप भी जानेंगे तो आंखें नम हुए बिना रह नहीं पाएंगे आपकी, क्योंकि उस युद्ध के अंदर जो शौर्य उन लोगों ने दिखाया था, वो इनके जो भावना है वो बयां कर रही है। और इनके अंदर जो, अगर हम दिल के अंदर की नमी की बात करें, तो वो इनकी साफ जाहिर अभी हो रही है। सर देखो, अभी मैं अपनी जवानी से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर खून का पानी ना बना हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर वो हकीकत में इस यदुवंश को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, तो इनके मान सम्मान के लिए जो एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी मांग रखी जा रही है, हमारे साथ साथ हमारे देश के जितनी भी, मैं कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ साथ
माना जाता है कि 36 बिरादरी इस मुहिम में अपनी भागीदारी दे रही है और मैं अपनी जवानी से ये विनती करता हूँ कि वो भी आगे आएँ। वो भले ही स्टूडेंट्स हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ना तो उसके किसी काम पर बाधा आएगी और ना ही उसका परिवार उस चीज़ को लेके कभी परेशान होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा तो भले ही सरकार उसको सम्मान ना करे, लेकिन जो भी कोई भाई जहाँ कहीं भी हमारी समिति को बुलाना चाहेगा अपने ठिकाने पे, हमारी समिति उसका सम्मान भी करेगी, उसका शुक्रिया अदा भी करेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब 23 मार्च को समिति की एक बड़ी सी सभा होने जा रही है जिसमें करीब 50,000 से 1 लाख की आबादी जनसंख्या वहाँ पे इकट्ठा होने जा रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज़ हमारे जन जन तक, हमारे सभी युवा साथियों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो भी खेड़की दौला जो अनिश्चितकालीन धरना 4 फरवरी से शुरू किया है उसमें अपनी भागीदारी दे। और 23 मार्च को एक बहुत बड़ा न्यायिक मैं कहूँगा वो दिन होगा और उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम उस मतलब सफलता के नज़दीक हैं। तो क्यों ना, एक कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। तो जब हम उस चीज़ के नज़दीक है, उस सफलता को पाने के लिए इतना आगे आ चुके, तो मैं जो हमारे घर बैठे हुए हमारे युवा भाई हैं उनसे कहना चाहूँगा, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि उनको भी खेड़की दौला टोल टैक्स पर जाना चाहिए। जब भी उनको समय लगे तब जाना चाहिए और 23 मार्च को तो उनको अपना जनबल दिखाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय अहिर रेजिमेंट। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, वो वीर गाथा जिसका यहाँ पे आज स्मारक बना है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, 3 साल पहले की बात है। मैं रेवाड़ी में नया नया आया था और मैं इसके सामने से गुजर रहा था स्मारक के साथ। मैंने पहले कभी ये स्मारक देखा नहीं था, तो मैं इस रोड के उस तरफ खड़े होकर इधर देखा, स्मारक की तरफ देखा और मैंने ये बोर्ड पढ़ा, रेजांगला युद्ध स्मारक। मेरे अंदर ख्याल है कि यार मैं फ़ौज की तैयारी कर रहा हूँ, ये रेजांगला का युद्ध कौन सा युद्ध है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। हमारे सैन्य इतिहास में ऐसा कौन सा ये युद्ध आ गया जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो मैं गया, जाके गूगल करा इसके बारे में थोड़ा पढ़ा और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि 124 जवानों ने 2000 चाइनीज़ को 18 नवंबर की रात को चुशुल घाटी में रोक दिया। 124 में से 114 ने शहादत दी और 1400 चाइनीज़ को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी लड़ाई दुनिया की सबसे महत्तम लड़ाइयों में ये काउंट होती है। और आप लोगों ने देखा होगा, अंग्रेज़ी की एक फ़िल्म है 300, जिसके अंदर की स्पार्टन्स और पर्शियन आर्मी के बीच का युद्ध दिखाया जाता है। बैटल ऑफ थर्मोपली कहते हैं उसे। ये लड़ाई उसके बराबर की मानी जाती है। स्पार्टन्स जो कि हरकुलिस के अवतारी माने जाते हैं, वैसे ही इस लड़ाई में श्री कृष्ण के अवतारी लड़े हैं। और मेरे को बहुत अचंभा हुआ कि हमारे किताबों के इतिहास में ये नहीं पढ़ाया जाता, मुग़लों का पढ़ाया जाता है, और जो दूसरे सुल्तान रहे हैं उनका पढ़ाया जाता है। अरे ये जो सबसे अच्छा इतिहास है हमारे इलाके का, वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। और ना ही इस लड़ाई को, और ना ही इस लड़ाई के बारे में जो सेना के द्वारा संचालित स्कूल है, ना ही उसमें पढ़ाया जाता है, ना ही उसमें बताया जाता है। मैं एक सैनिक परिवार से बिलोंग करता हूँ।
मेरे पिताजी, मेरे चाचा और मेरे दादा, हमारी पीढ़ियां सैनिक रही हैं। मेरे भाई भी अभी सैनिक हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है, मुझे खुद नहीं पता था इसके बारे में। क्यों? क्योंकि बताया ही नहीं गया। बताया इसलिए नहीं गया क्योंकि उनको भी नहीं पता था। तो हमारे इलाके में इसके बारे में हमारे बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर इसकी कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना कि बचपन में दादी नानी की कहानियों से बच्चे बड़े होते हैं और फिर उन्हीं से सीखते हैं। तो हमारे दादी नानियों की वो जो कहानियाँ हैं वो राजा रानी को छोड़ के रेजांगला के योद्धाओं की कहानियाँ होनी चाहिए, नसीबपुर के योद्धाओं की कहानियाँ होनी चाहिए, ना कि किसी अन्य राजा महाराजाओं की, कम से कम अपने इलाके में। तो सर अगर हम अहीर रेजिमेंट की बात करें तो वहाँ पे लोग आज भी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। पिछले काफ़ी समय से लोगों के बीच में ये धारणाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, गठन होना चाहिए। लोग गांव-गांव भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उन चीज़ों को समझा नहीं जा रहा है। और ये कि किसान आंदोलन की तरह का बड़ा रूप ना ले ले कल को, क्या नेता अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेताओं के कान पर अभी भी जूं नहीं रेंग रही है। नेताओं के कान पर अभी भी जूं नहीं रेंग रही है। 15 दिन के आसपास हो गए हमें वहाँ बैठे हुए। हमारे युवा अलग अलग जगहों पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अलग अलग घर से लोग आ रहे हैं। ये सरकार सोच रही है कि इस पॉइंट तक इसको खींचा जाए कि हम सरकार को बायकॉट करें, हम अपने नेताओं को बायकॉट करें। रेजांगला की लड़ाई में एक एक ने 10-10 को मारा, और ये रेजिमेंट की लड़ाई में एक एक युवा, एक एक आदमी 10-10 को जोड़ रहा है। और एक ना एक दिन हम वहाँ पर 1 करोड़ यादव इकट्ठा कर देंगे खेड़की दौला में, तब देखना सरकार क्या करती है। और सरकार को चाहिए क्या? हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी और का नहीं छीन रहे, हम अपना मांग रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि हमारा ओबीसी कोटा बंद करा जाए, कोई भी हमें जो कोटा मिलता है बंद कर दो बंद, हमें रेजिमेंट दे दो। आज तक हर लड़ाई में हमारे यहाँ की अहिरानियों ने अपने बेटे को तिलक करके युद्ध में भेजा है, और हर गांव से, हर खंड से झोलियाँ भर भर के हमने सर दिए हैं। सरकार को और सरों की अगर ज़रूरत है, 26 करोड़ यादव हैं, 26 करोड़ सर ले लो, हमें अभी भेज दो। मरने के लिए चाहिए बिना हथियार के भेज दो। चीन के बॉर्डर पे वो कह रहे हैं ना, ड्रैगन आग उगल रहा है। 62 में भी उस ड्रैगन की आग हमने बुझाई थी, आज भी बुझा देंगे अपने खून से। अगर इनको हमारे सर चाहिए, ले लो, 26 करोड़ सर ले लो। पर अभी हमारी अहिरानियों के पेट के अंदर जो नन्हे जान जो पनप रही है, जो अहीर अंश जो पनप रहा है, जो बैठा हुआ है, कल को जब वो जन्म ले बस उसके कंधे पर नाम दे देना अहीर, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे सर ले लो, हमारे सर ले लो। और हमारी चमड़ी किसी बाजार में बिकती हो, वो भी ले जाके तुम बेच दो, हम दे देंगे। कंधे पर नाम अहीर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। बहुत बड़ी जो बात है वो इन्होंने कही है, लेकिन और भी लोग हमारे साथ में मौजूद है, चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, अभी भी इतनी जो बड़ी बात है वो इन्होंने कह दी है कि उन वीरों ने किस प्रकार से अपनी शहादत दी है, महानतम लड़ाइयों में ये शामिल है, लेकिन आज तक इसका इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें दिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। ये रेजांगला की लड़ाई कलेक्टिव ब्रेवरी में पूरे मानव इतिहास में नंबर 1 है, कलेक्टिव ब्रेवरी में। तो ये भारत सरकार, हमारी सेना, सबका दुर्भाग्य है और अनदेखी है कि इस अनपैरेलल बैटल को ना किताबों में पढ़ाया जाता और ना इसको एक त्यौहार के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता। मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि आर्मी डे ऐसी रेजांगला धाम, अहीर धाम को छोड़ के कहीं दूसरी जगह मनाया जाता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी रेजांगला स्मारक पर कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं आज तक की सरकारों को किसी को भी
राष्ट्रभक्त सरकार नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो रेजांगला धाम पे नहीं गया तो वो उसका अपमान कर रहा है, और ये अपमान एक दिन पूरे विश्व को उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि आप 70 साल तक या इससे ज़्यादा समय हो जाएगा तो आपने जाकर के ऐसे स्मारक पे माथा क्यों नहीं टेका। ये जब सवाल उठ कर के सामने आएगा तो विश्व के सामने हमारे पास जवाब देने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मेरे ख्याल से कुछ सूझेगा भी नहीं, और उस दिन वो उनका ही अपमान नहीं होगा, पूरे देश का अपमान होगा। विश्व की महानतम लड़ाइयों में से एक रही ये लड़ाई, और आज यहाँ हम रेजांगला स्मारक पर मौजूद हैं। तो यहाँ आप जो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है वो देख सकते हैं, और वहाँ जब उस जगह पे उन्होंने लड़ाई लड़ी तो अभी बताया गया कि वहाँ पे जहाँ जिस जगह पर हथौड़ों से तोड़ना पड़ता था टमाटर तक को और सब्जियों तक को बनाने के लिए हथौड़ों से तोड़ा जाता था, जहाँ पे घंटों घंटों तक पानी गर्म नहीं होता है, पानी को उबालने के लिए कई कई घंटे लगा दिए जाते हैं, उस जगह पर यहाँ के मैदानी इलाकों से वीर अहीरों ने जाकर के वहाँ पे लड़ाई लड़ी है। और उस जगह पे जहाँ मात्र 124 लोगों ने कई हजार लोगों को वहाँ पे रोके रखा और उनको मार गिराया, जबकि जो विपक्षी सेना थी, जो दुश्मन थे, उन्होंने भी जिस सेना की तारीफ करी हो, ऐसा युद्ध इतिहास में कोई ही मिलता है। तो उसी की आज हम आपको जो गाथा है वो बताने के लिए इस स्मारक के ऊपर पहुंचे थे। और यहाँ इस स्मारक को, जो कि आज भी निशानी है उन 124 जवानों की जो कि वहाँ पर लड़े थे और उनमें से ना जाने कितने ही शहीद हो गए थे, उनको याद करने के लिए यहाँ पे स्मारक ज़रूर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे माथा टेकने के लिए वही आएगा जो इनको नमन करता होगा, जिसके दिल में इनके लिए सम्मान होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।